गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम फिजिक्स में ये जो वीकली टेस्ट होता है कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी एमपी में, तो जो इस बार वीकली टेस्ट है 28/8/2023, इस पेपर का सलूशन। पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 1 to 6 है, 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक हैं और पूरे फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन है ना। ये पेपर है। पेपर को आपको पहले यूट्यूब में देखना पड़ेगा, पेपर देखने के बाद उसका सलूशन। तो यहाँ पर हम पेपर का सलूशन बताएंगे एक साथ सबका। वैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैप्टर वाइज ढूंढेंगे तो सब कुछ पा जाएंगे, पर इस पेपर में हम एक साथ उसका आंसर बता देते हैं, है ना। ये आए है। अब वैसे आप पेपर चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैप्टर वाइज पूरे आंसर मिल जाएंगे, बट हम पेपर का एक साथ उसका आंसर। तो इस चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार और भी जो वीडियो जो एग्जाम के अकॉर्डिंग पेपर का सलूशन क्वेश्चन जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि संधारित्र धारा को रोक देता है। संधारित्र जो होता है धारा को रोक देता है। अब कौन सी धारा को रोक देता है ये खाली स्थान में बता देना है, क्योंकि धारा जो है दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है, एक दिष्ट धारा। तो यहाँ पर यह बता देना है कि संधारित्र कौन सी धारा को रोक देता है। तो जो संधारित्र होता है वो दिष्ट धारा को रोक देता है। संधारित्र जो है वो दिष्ट धारा को रोक देता है। क्यों रोक देता है? XC बराबर होता है 1/ωc, लेकिन DC के लिए XC बराबर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसमें इसी को आगे लिखा जा सकता है 2π/c, और न्यू बराबर 0 होता है। और जब XC = 1/ωc 1/2π/c और DC के लिए न्यू 0 होता है तो XC 0 हो जाए, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो संधारित्र दिष्ट धारा को जाने ही नहीं देगा, है ना। यानी संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। दूसरा क्वेश्चन है दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात XL बराबर होता है ωL बराबर 2π/μL। ये प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है। अब DC के लिए न्यू का जो मान होता है वो 0 होता है, तो इसको यहाँ रख देंगे तो XL = क्या आ जाएगा? 0। यानी दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान 0। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान 0। तीसरा, अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ की प्रतिबाधा। अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होता है R² + ωL - 1/ωc का होल स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का सूत्र है। और अनुनाद की अवस्था में ये दोनों बराबर होते हैं, तो जब दोनों बराबर होंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये। तो क्या आएगा? ये। यानी अनुनाद की अवस्था में LCR की प्रतिबाधा जो होगी Z = R होगा। अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ की प्रतिबाधा ये। चौथा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है वो 0 होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। 5वां नंबर दिया है यदि प्रत्यावर्ती धारा का आयाम मान 5/√2 है। आयाम मान यानी I0 बराबर 5/√2 दिया है और IRMS लाना है ये। तो IRMS का सूत्र होता है IRMS बराबर होता है I0/√2।
तो ये है 5/√2 बटे √2। तो ध्यान देना ये यहाँ आएगा, तो 5/√2 गुणे √2, तो ये 5/2, तो 2.5। ये देखना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। बहुत बच्चे √2 काट देते हैं, ये कटेगा नहीं, ये √2 यहाँ आएगा, याद रखना, है ना। 5 आई की वैल्यू 5, ये √2, ये इससे कटेगा नहीं, ये रूट यहाँ आएगा, याद रखना। इससे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो ये 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर इसका मान। फिर प्रत्यावर्ती धारा केवल धारा के प्रभाव को दर्शाता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी आप लोगों को बता दें, धारा के 3 प्रभाव होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है वो सिर्फ ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। प्रत्यावर्ती धारा कौन से प्रभाव को? ऊष्मीय प्रभाव। प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज, 7वां नंबर ये है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है वो फैराडे ने किया है। किसने? फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? फैराडे ने। लिखा है परिनालिका की लंबाई बढ़ाने पर उसका स्वप्रेरकत्व। परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक μ0 n² A/L होता है। ये परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र है। अब इसको आप बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। लिखा है परिनालिका की लंबाई बढ़ाने पर उसका स्वप्रेरकत्व, इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। तो इसमें क्या है? घटता है। घटता है या घटेगा, जो भी लिख दो। फिर स्वप्रेरकत्व का मात्रक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक पूछा है, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। 10वें नंबर पर ये पूछा है कि 1 वेबर बराबर कितना होता है? तो 10⁸ मैक्सवेल। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, एसआई में है, ये सीजीएस में। तो 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, जूल पर एम्पियर स्क्वायर मात्रक किसका है? देखिए, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, ये जूल का भी जूल किसका है? कार्य का, mL² 2 - 2। ये एम्पियर स्क्वायर, mL² T - 2A - 2। अब ये सोचो ये किसका विमीय सूत्र है? ये किसका विमीय सूत्र है? तो ये विमीय सूत्र है स्वप्रेरण गुणांक का। चाहे स्वप्रेरण गुणांक का कह दो, चाहे अन्योन प्रेरण गुणांक का। तो ये है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक कहलाएगा। तो 11 नंबर में कि जूल पर एम्पियर स्क्वायर किसका मात्रक होगा? स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक चलेगा, कोई अन्योन प्रेरण गुणांक लिख देगा तो भी सही है। अन्योन प्रेरण गुणांक भी हो सकता है। अन्योन प्रेरण गुणांक ये भी हो सकता है ना। स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरण गुणांक, चाहे अन्योन प्रेरकत्व तो स्वप्रेरकत्व लिख दे। ठीक है ना। 12 नंबर लिखा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से आकर्षित होते हैं कि प्रतिकर्षित होते हैं? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित, 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 प्रतिकर्षित होते हैं। ये प्रतिकर्षित होगा यहाँ पर। 13 नंबर में लिखा है, धारावाही परिनालिका खाली स्थान की भांति व्यवहार करती है। तो जो धारावाही परिनालिका है वो दंड चुंबक की भांति, धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति या चुंबकीय द्विध्रुव, दंड चुंबक,
दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव लिख सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। दंड चुंबक की भांति या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक, चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मात्रक पूछा है तो ये बता दें कि चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं है। चुंबकीय प्रवृत्ति का आई बराबर होता है I/H। अब आई का मात्रक और एच का मात्रक सेम होता है, एम्पियर मीटर इनवर्स इसका भी, एम्पियर मीटर इनवर्स इसका भी, तो कट जाता है, तो कोई मात्रक नहीं है ना। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर 15 नंबर ये लिखा है चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। तो BD बराबर होता है इसमें 0। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम है BDA, इंटीग्रेशन ऑफ BDA बराबर 0, यानी चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन शून्य होता है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 16 नंबर में ये दिया गया है धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब किसी धारामापी को अमीटर में बदला जाता है, हमने आप लोगों को पढ़ा है, जिस सब आप क्रम से आप उसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, सब डिटेल तक में मिल जाएगा कि धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। हाल फिलहाल इसमें आंसर देना है। तो धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। कम प्रतिरोध का तार, कम प्रतिरोध का तार, चाहो तो इसी को बोल सकते हो शंट। क्या बोल सकते हो? शंट। ठीक है ना। ये आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 17 नंबर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर है तो अनंत और अमीटर है तो शून्य, लेकिन आदर्श रहेगा तब, आदर्श न लिखा रहेगा तो बहुत अधिक कहोगे। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, लेकिन जब आदर्श कहेगा तब अनंत आप बोल लिख सकते हो। तो ये 17 नंबर। 18 नंबर में क्या है, ये लिखा है यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 45 अंश का कोण 45 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जब जाएगा तो या तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाएगा, या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाएगा, या न्यून कोण बना के जाएगा। तो जब समांतर जाता है तो सीधी रेखा में चलता है। 3 आंसर जानते रहिए कि मतलब 3 ठो प्रश्नों का हाल फिलहाल हमको एक ही ठो इसमें पूछा है ना। तो ये बता दे जब सीधी रेखा में जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाएगा तो सीधी रेखा में, और जब लंबवत जाएगा तो वृत्ताकार मार्ग होगा, और जब वो न्यून कोण बना के जाएगा 45 अंश है मतलब न्यून कोण, तो उसका मार्ग जो है वो कुंडलनीवत होता है, हेलिकल। इसको लिखा रहता है हेलिकल, हेलिक्स है ना, हेलिकल, हेलिक्स, हिंदी में कुंडलनीवत, ऐसे कुंडलीनीवत ऐसा। हेलिकल इंग्लिश में ये ऐसा ही वर्ड है ना। हिंदी में थोड़ा बहुत लिखने में शब्द में मिस्टेक भी हो सकता है, हेलिकल या हेलिक्स। बायसवर्ट नियम का सदिश रूप, बायसवर्ट नियम का सदिश रूप क्या होता है देखिए, dB = होता है μ0/4 पाई I/r³। तो यहाँ पर dl क्रॉस r, ये, या कि फिर ऐसा भी हो सकता है dB = μ0/4 पाई और I/r², तब यहाँ पर dl क्रॉस r²। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर ये वेक्टर r है, यदि ये वेक्टर r है तो यहाँ r³ होगा, और यदि ये r² है तो यहाँ r² होगा। ठीक है ना। ये
फिर 20 नंबर में क्वेश्चन बोला है संड को सदैव क्रम में जोड़ा जाता है। संड को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। संड जो है धारामापी के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर 21 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि एक विद्युत बल्ब पर 220 भी 100 W लिखा है। यहाँ देखिए ये एक बल्ब है, एक क्या है, ये बल्ब है, और इसमें लिखा है 220 भी और 100 W लिखा है। कहता है कि इसमें आई कितनी होगी। क्वेश्चन ये है कि एक बल्ब है और उस बल्ब में 220 भी लिखा है और 100 W, इसका मतलब ये भी का मान दिया है 220 वोल्ट, और ये पी का मान दिया है 100 वाट। पी का मान दिया है 100 वाट, भी का मान दिया है 220 वोल्ट, और आई का मान ज्ञात करना है। एक फार्मूला होता है P = VI। P = क्या होता है, VI। तो I = यही क्या हो जाएगा, P अपान V हो जाएगा। P = VI, तो I = P अपान V। P का मान कितना दिया है 100, और ये कितना दिया है 220। इसको भाग कर लेना 0.4 के आसपास जो भी आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका I का मान जो है वो 0.45 के आसपास एम्पियर। ये चेक कर लेना, ये अब गलत, इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, भाग करके देख सकते हो। 0.4 के बाद वाला अंक यदि अधिक कम आता है तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। पहले से बता देते हैं कि डिवाइड में यदि गलती हुई तो आप उसको सुधार सकते हो, है ना। 100/220 वोल्ट। अब यहाँ पर एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं होता है। विशिष्ट प्रतिरोध तो लंबाई पर भी नहीं निर्भर होता, क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं होता, है ना। तो लिख दो लंबाई पर निर्भर नहीं होता है, क्षेत्रफल लिख दो तब भी सही है। लंबाई या लंबाई और क्षेत्रफल दोनों लिख दो, लंबाई और क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से है, ठीक है ना। लंबाई और अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता। अब एक ठो लिख देंगे चलेगा। प्रतिरोध का विमीय सूत्र 23 नंबर। प्रतिरोध का विमीय सूत्र ML² T-3A-2, ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र है। फिर 24 नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 × 10 - 19 जूल। अब 25 में दिया है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। ये शक्ति का मात्रक है, ठीक है ना। ये फिर 26 नंबर क्वेश्चन बोला है। 26 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 पिकोकूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 पिकोकूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी Q का मान दिया है 1 पिकोकूलम। 1 पिकोकूलम मीन्स होता है 10⁻⁻12 कूलम। और N का मान ज्ञात करना है। N बराबर होता है Q/E, आवेश के क्वांटीकरण से। तो Q का मान 10⁻⁻12, और ये 1.6 × 10⁻⁻19। इसको ऊपर भेज देते हैं तो 1/10, ये 10.6, ये कितना हो जाएगा, ये 12×7 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें दशमलव हटा देते हैं तो 10/16 10⁻7। क्या किया, Q/E हो गया। आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर या नहीं होता था, N बराबर Q/E। Q का मान ये पिको कूलाम में है तो कूलाम बना दिया। कूलाम, ध्यान रखना क्वेश्चन कूलाम में दिया है कि माइक्रो कूलाम में दिया है कि पिको कूलाम में।
1 कूलाम रहता तो वो आंसर बच्चे याद किए 6.25 × 10⁻18। अरे वो कूलाम पर है, अब यहाँ क्वेश्चन पिको कूलाम बोल दिया। अब यहाँ पर 1 to 0 इसको ले लो और तो ये 10⁻6 हो जाए और ये 16 तो 6.25 × 10⁻6 है ना। तो 1 पिको कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6.25 × 10⁻6। 1 पिको कूलाम दिया है इसलिए याद रखिएगा 1 पिको कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, और जब 1 कूलाम दिया रहेगा तो यहाँ 18 रहता है, ठीक है ना। अब ये 27 नंबर, किसी वस्तु को धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो धन आवेशित करने का अर्थ होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान भी कम हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान को छोड़कर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घटता है। द्रव्यमान क्या है, घटता है। 28 नंबर, इसमें लिखा है 1/2, यहाँ लिखा है 1/2 E² का क्या मात्रक, तो 1/2 E² का मात्रक लाना है। तो आपको बता दें वास्तव में ये किसी का सूत्र है, ये ऊर्जा घनत्व है। ये क्या है, ऊर्जा घनत्व। यदि आप ये जान लें कि ये ऊर्जा घनत्व है तो आसानी से बता लेंगे, नहीं तो आप इसका लाओगे रखोगे फिर हल करोगे तब आएगा। लेकिन वास्तव में ये जो है विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, और ऊर्जा घनत्व का सूत्र है तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र ऊर्जा बटे आयतन होता है। ऊर्जा बटे आयतन, और ऊर्जा होता है जूल और आयतन होता है मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, इसको जूल पर मीटर क्यूब्ड लिख सकते हैं। इसका जो मात्रक है वो जूल पर मीटर क्यूब्ड हो सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। फिर रेखीय आवेश घनत्व का भी मी सूत्र, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L तो कूलाम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होता है तो कूलाम पर मीटर, इसका हो जाएगा कूलाम पर मीटर, हैं हिंदी में लिख देते हैं कूलाम पर मीटर, ठीक है ना, चाहे कूलाम ये लिख दो। 30 नंबर, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण। अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवी परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, ठीक। अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके धन आवेशों का केंद्र और ऋण आवेशों का केंद्र संपाती होता है, यानी धन आवेश और ऋण आवेश के बीच की दूरी नहीं रहेगी। तो जब द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो आवेश गुणे दूरी लिया जाता है, तो इसमें दूरी 0 रहेगी, यानी अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो इस प्रकार से ये जो 28 को पेपर हुआ है उस पेपर का ये सलूशन रहा, और ऐसे भी पेपर जो भी पेपर के पेपर होते जाएंगे उसका सलूशन आपको मिलता जाएगा। और ये तो कोचिंग का पेपर का सलूशन है, आप लोगों को बता दें जो प्री क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम है ना, प्री एनुअल एग्जाम, सब पेपर का सलूशन आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेगा, है ना। चैनल में जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।